नमस्कार दोस्तों, मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण यह क्लास और आज का सेशन रहने वाला है, क्योंकि जहां पे भी जिस एग्जाम में भी सामान्य अध्ययन या जीके जीएस से प्रश्न आते हैं, सारे आपको इस क्लास से आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती की बात कर लें, उसके बाद आप जेटेट में जो सामान्य अध्ययन अभी है, यूपी टेट में अगर बात करते हैं, है ना, सुपर टेट की आप बात कर ले, तो हर जगह क्या होता है, सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं। आप डिफेंस एग्जाम में भी आप अगर अब तैयारी करते होंगे तो आपके वहाँ भी सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इस सामान्य अध्ययन में हम जो आपको कराते हैं वो हिस्ट्री से होता है, पॉलिटी से भी प्रश्न होते हैं, इसमें ज्योग्राफी भी होते हैं, साइंस भी होते हैं, है ना। और हिस्ट्री से जो मेन टॉपिक जो बिहार शिक्षक भर्ती में जो 8 नंबर का अकेले पूछा जाता है ना, जीके जीएस में पूछा जाता है, वो होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि इसमें भी आपको बहुत अच्छे तरह से कवर कराया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग का कमेंट आने लगा है, यस सर यस सर यस सर। तो चलिए ठीक है, उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जीके जीएस का आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। आपको बताना है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम है। क्या देवपाल जी है, धर्मपाल है, न्यायपाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो था, है ना, क्या था, उनके जो संस्थापक थे कौन थे। देखिए आप लोग का देवपाल और ए और बी आप लोग का आंसर आ रहा था। जितने भी ए आप लोग कर रहे हो वो देवपाल तो होंगे नहीं, देवपाल कहाँ से हो जाएंगे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की बात किया जा रहा है ना, संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल। कौन थे, धर्मपाल जी थे विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक। समझ में आ गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। क्या लोह युग को बोला जाता है, नवपाषाण युग को बोला जाता है, पुरापाषाण युग को बोला जाता है, या फिर ताम्रपाषाण युग को बोला जाता है। चालकोलिथिक एज कहा जाता है किसको। तो जैसे कि आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत लोग का सी ऑप्शन और डी आ रहा है ना, तो जितने भी आप लोग सी कर रहे हो वो क्या हो, वो आप लोग गलत हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो, यानी कि ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है ना, अब ऐसे भी तो पूछा ही जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा थे। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता भी होगा। क्या नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थे, या फिर कुंवर सिंह। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुंवर सिंह क्या थे, तो जगदीशपुर के राजा थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, है ना। कहाँ के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो 1905 में कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 में कहाँ पे हुआ था, कौन से स्थान पे, बनारस पे। ठीक है, बनारस में कब हुआ था, 1905 में, ये पूछा जाएगा। और आपके साथ ये पूछा जा रहा है कि जो 1905 के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। क्या वो दिनसा वाचा जी थे, फिरोज शाह मेहता जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए आप लोग का जितना भी आप लोग कर रहे हो, देखिए आप लोग का सी वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ से हो जाएंगे। आप लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ से करेंगे, 1905 का बनारस अधिवेशन पूछा रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी है, ठीक है, आप लोग का सही है। ठीक है, बहुत कम लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, नहीं तो बहुत लोग का बी सी ए भी आ रहा था। डी वाले सही हो, गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। आपको बताना है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। क्या वो लिट्टन के कार्यकाल में हुआ, मिंटो ने किया, करजन जी के द्वारा, या फिर हार्डिंग जी के द्वारा। ये प्रश्न बहुत ही हलवा बोल सकते हो आप लोग, लेकिन बहुत बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, है ना, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है ये।
तो बिल्कुल सही है, जितने भी ऑप्शन नंबर सी आप लोग कर रहे हो बिल्कुल सही है, कर्जन जी के द्वारा, है ना। क्या हुआ था, लिटन वाले गलत हो, ऑप्शन नंबर ए क्यों आप लोग कर रहे हो। 1905 में बंगाल विभाजन पूछा जा रहा है ना, तो वायसराय पूछ रहा है तो कर्जन ही तो किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न को पढ़िए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की किसने किया था, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट यह पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया, क्या गिरीश चंद्र घोष जी के द्वारा किया गया, एस एन बनर्जी के द्वारा किया गया, शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही है, जितने लोग भी आप लोग सी ऑप्शन कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा किया गया था। ए वाले बिल्कुल आप लोग गलत हो, गिरीश चंद्र घोष कहाँ से आप लोग आंसर कर रहे हो, अमृत बाजार पत्रिका की बात कर रहा है ना, तो यहाँ शिशिर कुमार घोष ऑप्शन में है, तो आप लोग शिशिर कुमार घोष, आप लोग ऑप्शन अच्छे से पढ़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, आपको बताना है कि जो उड़ीसा था बिहार से अलग कब हुआ था, क्या 1930 में हुआ था, 33 में हुआ था, 1936 में हुआ था, या फिर 1937 में हुआ था। चलिए आप लोग बताएंगे। तो उड़ीसा जो बिहार से पृथक हुआ था बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सी सी, सभी लोग का सी आंसर आ रहा है, कुछ लोग का डी आ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज है ना, 1936 1937 में कंफ्यूज है, तो डी वाले सबसे पहले आप लोग गलत हो, और सी जिसका भी है वो अब बिल्कुल सही हो। 1936 में ही उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। अब आप लोग ये बताएंगे झारखंड जो बिहार है, झारखंड और बिहार कब अलग हुआ था, कब हुआ था आप लोग बताएंगे। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ पूरा डेट नहीं बताना है, ठीक है, आप लोग बताइए 2000 में, या फिर 1999 में, या फिर 2001 में, 2002 में। चलिए आप लोग इसमें से बताओगे कमेंट बॉक्स में कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था, आपको बताना है कि खिलाफत जो आंदोलन हुआ था किसके द्वारा आरंभ किया गया था, क्या अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा, या फिर अली बंधुओं ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो खिलाफत आंदोलन पूछा जा रहा है जो कि कब से कब, 1920 से लेके कब से कब चला था, 1920 से लेके 1922 तक, है ना, 1920 से लेके 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए खिलाफत आंदोलन पूछ रहा है तो आप लोग बताएंगे। तो बिल्कुल देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो भी आप लोग कर रहे हो ये नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी जो भी आप लोग कर रहे हो वो गलत हो, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है आप लोग, कि अली बंधुओं ने ही क्या किया था, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। चलिए 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, है ना। पूछ क्या रहा है, याद रखेंगे आप लोग कि रद्द किया था, क्या किया था, रद्द, है ना, रद्द किया था। शुरू किसने किया था ये नहीं पूछ रहा प्रश्न में, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था किसने रद्द किया था। ठीक है, क्या लॉर्ड रिपन जी रद्द किए थे, या फिर लिटन जी किए थे, लॉर्ड कर्जन किए थे, या फिर मिंटो कर रहे थे। तो ए और बी आप लोग का आंसर आ रहा है ना, आप लोग कंफ्यूज होना कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था और किसने रद्द किया था। तो चलिए समझेंगे थोड़ा सा, रद्द किसने किया था तो इसका पहले आंसर हम लोग कर लेते हैं, लॉर्ड रिपन। तो चालू किसने किया होगा तो लिटन, है ना, शुरू किसने किया था लिटन, रद्द किसने किया तो लिटन जी के द्वारा ये खत्म कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है, चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे, क्या दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, या फिर पूर्वी। चलिए आप लोग बताएंगे कि या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल सही है, बी वाले बिल्कुल सही हो, यानी कि उत्तरी में, है ना। तो भारत देश किस गोलार्ध में है स्थित है, तो बी यानी कि उत्तरी में है, बिल्कुल सही है आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए भारत की मानक याम्योत्तर कितनी डिग्री को माना गया है ना, बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है, बिहार शिक्षक भर्ती में, है ना। और ये ज्योग्राफी का भी प्रश्न है आपका यहाँ से, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे और इसका सही आंसर करेंगे। चलिए बताइए, भारत की जो मानक याम्योत्तर कितनी डिग्री को माना गया है। अब आप लोग तो बता रहे हो ए और बी में कंफ्यूज हो, क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं 82.32 यहाँ भी है, 82.32 यहाँ पे है, लेकिन क्या पश्चिमी होगा या पूर्वी होगा। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, क्या होगा। तो जितने भी आप लोग पश्चिमी बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए, वो क्या हो जाओगे, गलत हो आप लोग, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाले आप लोग गलत हो, बिल्कुल सही है, यानी कि 82 पॉइंट, यानी कि 32, यानी कि 82.32 पूर्व में ही यामोत्तर
जो हमारा है इसको मानक माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, आप लोग पश्चिम पूर्व पे एकदम ध्यान देंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने ये किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए क्या है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? चलिए आप लोग बताएंगे, बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 30 लाख वर्ग किलोमीटर है, या फिर 22.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आप लोग का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग का आ रहा है सब लोग आप लोग सही हो। क्यों? क्योंकि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ही भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है, इतना है, लगभग माना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या वो कुक जल संधि है, या मलक्का जल संधि है, पाक जल संधि है, या फिर सुंडा जल संधि? आप लोग बताएंगे कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है ना। चलिए तो देखिए, आप लोग ऑप्शन नंबर डी भी बता रहे हो, सुंडा जल संधि है ना, ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है। तो देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज हो, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि जो पूछा जा रहा है वो कौन सा हो जाएगा? पाक जल संधि। कौन सा हो जाएगा? पाक। भारत श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग कौन से संधि करता है? तो पाक, है ना, पाक जल संधि इसको अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए, एक स्थलीय, ठीक है, क्या लिखा हुआ? एक स्थलीय भाग जो 3 औरों से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? क्या उसको तट बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं, या फिर जल संधि बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग बताएंगे कि वह एक स्थलीय है भाग जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या तट बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं, या फिर जल संधि बोलते हैं? तो देखिए जितने भी आप लोग तट बोल रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए जो भी कर रहे हो आप लोग गलत हो। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है? बी वाले बिल्कुल सही हो आप लोग, प्रायद्वीपीय, है ना, प्रायद्वीप इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, क्या है? क्या वो प्रोटीन पाया जाता है, जल पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए ये साइंस का प्रश्न है, आप लोग बताएंगे, है ना, कि 80% से अधिक जो कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है ये क्या होता है? तो देखिए प्रोटीन आप लोग कर रहे हो, है ना, ऑप्शन नंबर ए कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी वाले गलत हो आप लोग। ठीक है, जिसका भी आंसर बी आ रहा है उसका सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल में क्या होता है? हमारे जो कोशिका में 80% क्या होता है? क्या होता है? जल पाया जाता है ना। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछा गया ये प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, राइबोसोम, है ना, राइबोसोम होता है किस में होता है? राइबोसोम जो होता है ना, किस में होता है? क्या डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, प्रोटीन में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए ये भी साइंस का प्रश्न है और ये पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती या बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग को देखते हैं। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, है ना। देखिए उपयुक्त में से यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक भी होना चाहिए था, क्योंकि वो आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी कुछ कुछ पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आरएनए राइबोसोम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न, है ना। ऑप्शन नंबर अगर कहीं कहीं आपको बुक्स में देखने को मिलते हैं डीएनए में भी और आरएनए में भी, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी की मैं बात करूं तो राइबोसोम की मैं बात करूं तो उसमें आरएनए को ही माना गया है ना। तो आप लोग भी क्या करोगे? आरएनए इसका आंसर करोगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए, निम्न में से कौन सा कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा कोशिकाओं है जिसको आत्मघाती बैग कहते हैं। क्या लाइसोसोम्स को बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है, दोनों को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जितने भी आप लोग करो बी वाले गलत हुआ है ना। राइबोसोम को नहीं बोलते हैं, है ना, राइबोसोम को क्या नहीं बोलते हैं? इसको आत्मघाती बैग नहीं बोला जाता, लाइसोसोम्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लाइसोसोम्स को ही आत्मघाती बैग कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न। तो अक्सर यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो ना लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स में, तो लाइसो, ठीक है, याद रखना ना, आत्मघाती बैग किसको? लाई, है ना, कि उसको लाई, घात को कौन लाया? लाया, है ना। तो आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
प्रकाश संश्लेषण होता है, चलिए बताना है आपको, क्या रात्रि में होता है प्रकाश संश्लेषण, दिन और रात्रि में होता है, दिन में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सभी लोग एकदम सही जवाब देंगे आप लोग, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और ऑप्शन भी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आप लोग सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिन में, ठीक है। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको पता होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है प्रश्न, कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ना, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए बताएंगे कैसे होता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है या फिर संलयन द्वारा होता है ना। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह जो जीके जीएस का जो आपको क्लास कराया जा रहा है सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है ना। चलिए चलिए आप लोग बताएंगे कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताएंगे। तो देखिए ए और बी, बहुत लोगों का आंसर ज़्यादा, आप लोग का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है, जैसे कि अमित कुमार हो गए, राहुल जी हो गए, अभिषेक जी हो गए, है ना, सोनी हो गई, है ना, खुशबू हो गया, है ना, खुशबी जी हो गए, और कौन कौन है, ठीक है, ठीक है, प्रीति हो गई। तो देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए, विखंडन नहीं होता है, संलयन द्वारा ना होता है। सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है। किससे होता है, नाभिकीय संलयन से, ठीक है। ये विखंडन नहीं होता है ना, ये बम की बात नहीं कर रहा वहां पे, किसका बात कर, ऊर्जा निर्माण की बात कर रहा है ना। तो संलयन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। याद रखेंगे कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ना कि विखंडन द्वारा होता है। समझ में आ गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। प्रकाश वर्ष का संबंध है, क्या ऊर्जा से संबंध है प्रकाश वर्ष, चाल से संबंध है, दूरी से, या तीव्रता से। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष का जो संबंध है किससे है, ऊर्जा से है, चाल से है, दूरी से है, या फिर तीव्रता से है। चलिए इसका सही आप लोग आंसर करेंगे। तो देखिए जितना भी आप लोग क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा से, आप लोग देखिए प्रकाश वर्ष का संबंध है पूछ रहा है ना, तो इसका दूरी से ना संबंध है प्रकाश वर्ष का है। ऊर्जा तो मान लीजिए कि ठीक है, आप ऊर्जा ऐसे समझ गए होंगे कि प्रकाश वर्ष है, सुबह सुबह धूप से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है ना, तो ऊर्जा से। लेकिन आप प्रश्न को यहाँ पे देखिए कि पूछने का उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है उसका। पूछने का मतलब है कि जो प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे, तो दूरी से संबंध है उसका, ना कि ऊर्जा से। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चलिए भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताना है, क्या आराम शाह जी थे, इल्तुतमिश जी थे, या कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करके बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा। पूछा क्या जा रहा है आपसे, चलिए आप लोग बताएंगे, पूछा क्या जा रहा है आपसे, चलिए बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, कमेंट करेंगे, ठीक है। ये अंतिम प्रश्न है ना। चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बी और सी, यानी कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक में, ठीक है। आप लोग किस किस में कंफ्यूज हो रहे हो, यानी कि बी और सी आ रहा है, तो बी में है इल्तुतमिश है, और सी में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। तो भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। किसको माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो आज के जो प्रश्न थे आपको करा दिया गया है, आज की क्लास में टोटल 21 प्रश्न आपके साथ जीके जीएस का हमने कराया, जो कि किस किस से, कौन कौन से विषय से था। एक तो आपका इतिहास से था, है ना, दूसरा आपका ज्योग्राफी से था, और साइंस से था आपका, ठीक है। तो चलिए आप लोग 21 में से आप लोग का कितना सही हुआ है आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोगों का कितना सही हुआ है। तो राजन जी का 15, अश्विनी जी का 17, 12 हुआ है राजू जी का, और कमेंट कीजिए। नेहा जी का 18, बिल्कुल सही है नेहा जी आपका, और बिल्कुल बिल्कुल सोनम जी का 19, बिल्कुल सही है आपका, यानी कि 21 में आप 19 बढ़िया से आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका जीके जीएस एकदम तैयार है ना। चलिए तो चलिए जिसका भी देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जिसका भी 15 से ऊपर आया है
उनका समझो कि सामान्य अध्ययन मतलब 60 to 70% सही है ना। और जिसका भी नीचे आया है उनको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग इस YouTube चैनल पे नए हो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इस चैनल से जुड़ने पे आपको बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि सामान्य अध्ययन का आपको क्लास कराया जाता है इसमें, है ना। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि इस चैनल पे आपको टॉपिक बाई टॉपिक यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ भी कराए जाते हैं, सभी एग्जामों को देखते हुए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसको फॉलो करते हो, वो ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर जो होता है उसमें NCERT, SCERT और उसके साथ साथ लूसेंट से भी आपको कवर कराए जाते हैं, ठीक है। और उसमें फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।